आंकड़े जो हैं वो सरकार जो रिलीज़ कर देती है, जो अनऑफिशियल है, गैर कानूनी तरीके से ये बना के बाजार में बेची गई होगी, उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। निमोसलाइड का मार्केट जहां सब बंद हो रहा है दुनिया में, यहाँ धड़ल्ले से चल रही है। एनाल्जिन का मार्केट जहां दुनिया में बंद है, वो भारत में धड़ल्ले से चल रही है। आपको बड़ी हंसी आएगी सुनकर कि अमेरिका की कई कंपनियां, उनमें से एक कंपनी विशेष रूप से एक दवा यहाँ बेच रही है, उसका नाम है विक्स। भारत में एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने, और वो सर्वे ये किया था कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाएं कौन सी हैं, इसका एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था। हम लोगों ने एक टीम बना के काम किया था। पता चला कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट की दुकान से सबसे ज़्यादा जो एक ब्रांड नेम बिक रहा है वो यही है, विक्स। गले की खिचखिच, विक्स की गोली। सर्दी खांसी जुकाम, विक्स ले लो, इसमें तो विक्स ले लो, उसमें तो विक्स ले लो। ऐसा धड़ाधड़ विज्ञापन ये करते हैं, और सारे देश के लोगों का दिमाग ऐसे बनाया हुआ है कि सर्दी खांसी जुकाम सीधे विक्स में जाओ, और गले की खिचखिच हो जाए तो विक्स खाओ, तो इसके लिए विक्स लगाओ, तो उसके लिए विक्स लगाओ। अकेला एक ब्रांड नेम सबसे ज़्यादा बिक रहा है। फिर मैंने और हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि अच्छा पता लगाओ, ये जो विक्स का ब्रांड नेम है जिसको एक अमेरिकन कंपनी भारत में बेच रही है, उस कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कंपनी अपने देश में बेच रही है क्या इसको, और यूरोप के देशों में बेच रही है क्या? क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मार्केट तो दुनिया भर के देशों में है, 56 देशों में व्यापार करती है। पता चला कि अमेरिका में नहीं बिकता, ये यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, डेनमार्क में नहीं, नॉर्वे में नहीं, आयरलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, किसी भी देश में जो नहीं है उनका ब्रांड, वो भारत में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला उनका ब्रांड है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एक अधिकारी को मैंने पूछा था कि आपके जितने भी ब्रांड हैं भारत में सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन देता है, तो उन्होंने कहा बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो खाली विक्स देता है। बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो विक्स देता है। तो बाकी का घाटा विक्स के मुनाफे से वो पूरा कर लेते हैं, और इतने धड़ल्ले से सारे देश में ये बिक रहा है। इसी तरह की बहुत सारी दवाएं हैं बाजार में, जिनको हमारे देश में टेलीविज़न के विज्ञापनों के माध्यम से, रेडियो के विज्ञापनों के माध्यम से, अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ये कंपनियां बेच लेती। आप जानेंगे कि दुनिया भर के देशों में ये कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप नहीं कर सकते, ना टेलीविज़न पे, ना अखबारों में, ना पत्रिकाओं में। लेकिन भारत में धड़ल्ले से टेलीविज़न पे भी विज्ञापन है, पत्रिकाओं में भी है, अखबारों में भी है, रेडियो पर भी है, और कानून है उसके बावजूद ये है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कानून है उसके बावजूद ये है। कई देशों में कानून थोड़े सख्ती से लागू होते हैं। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश है, हमारे पड़ोस में है, कानून वहाँ भी है, कानून भारत में भी है। लेकिन सिंगापुर में मजाल क्या कि कोई कंपनी टेलीविज़न पे अपना विज्ञापन कर दे किसी दवा का, और वो वहाँ मार्केट में रह पाए, सवाल ही नहीं उठता। छोटा सा देश है, इतनी सख्ती से इस कानून को लागू करता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी फौज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इसको लागू ही नहीं करा पाती। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हज़ारों की संख्या में फालतू में बाज़ार में बेची जा रही हैं। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? आपकी बहुत बड़ी भूमिका मैं इस काम में देखता हूँ, और वो भूमिका ये है कि आप एक संवेदनशील चिकित्सक होने के नाते, एक बुद्धिमान चिकित्सक होने के नाते अपने जीवन में एक संकल्प छोटा सा कर लीजिए कि मैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर किसी भी मरीज को फालतू की एक दवा भी नहीं लिखूंगा, और ऐसी कोई दवा नहीं लिखूंगा जो भारत के मरीज के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए बाजार में। अगर आप इतना सा एक छोटा काम कर देंगे तो इस भारत देश के लोगों का हज़ारों करोड़ रुपए बच जाएगा। लोगों का तो बच ही जाएगा, वो भारत देश के लोगों की जिंदगी भी बचाएगा, उनका जीवन बचाएगा। तो आप अगर अपने मन में एक संकल्प ले लेते हैं, ये बहुत पवित्र संकल्प होगा जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आपके सम्मान को मरीजों के दिल में बहुत गहरा स्थान देगा। आप उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे अगर एक छोटा सा काम आप कर लें। मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को कहूँगा। स्वीडन नाम का एक छोटा सा देश है,
स्वीडन नाम के देश में 1980 के दशक में थोड़े से कानून में ढीलापन आ गया और विदेशी कंपनियों ने मार्केट को भर दिया। वहाँ स्वीडन के बाजार में अंधाधुंध गैर जरूरी दवाएं, फालतू की दवाएं बाजार में आ गई। जिन दवाओं से लोगों की मौत हो रही थी, ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बिकने लगी। एक दवा है, उसका नाम है क्विलोक्विनोल। ये जो है सबसे ज़्यादा 1980 के दशक में स्वीडन और आसपास के देशों में बेची जा रही थी और एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इस दवा के धंधे में लगी हुई थी। स्वीडन में एक बहुत संवेदनशील चिकित्सक ने झंडा उठाया, बहुत संवेदनशील चिकित्सक, उन्होंने एक झंडा उठाया। उनका नाम था डॉक्टर ओले। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बाज़ार में, स्वीडन तो बहुत छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, आबादी बहुत कम है, भारत के एक ज़िले से भी छोटा है, लेकिन वहाँ के एक संवेदनशील चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर ओले, उन्होंने ये झंडा उठाया कि मेरे देश के लोगों को ये फालतू की दवाएं खानी पड़ें, लीवर खराब हो उनका, किडनी खराब हो जाए, मौत के मुंह में चले जाएं, लाखों करोड़ों रुपया स्वीडन से विदेशों में हस्तांतरित हो जाए, ये तो नहीं चलने दूंगा। तो उस एक चिकित्सक ने स्वीडन के चिकित्सकों को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे एक संगठन बना। उस संगठन में 3000 डॉक्टर शामिल हो गए और 3000 डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर ओले के साथ एक संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया 3000 डॉक्टरों ने कि हम में से कोई भी दवा कंपनी की कोई भी दवा इसलिए नहीं लिखेगा कि वो मार्केट में है। हम दवा लिखेंगे तब जब मरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो अगर ज़रूरत नहीं है तो मरीज को कहेंगे कि आप बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं और आप अपने जीवन में इतना इतना सा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़रूरी दवाओं का ही प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे, फालतू गैर जरूरी दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने क्विलोक्विनोल से शुरुआत की। आप जानते हैं क्विलोक्विनोल के जैसी नज़दीकी एक दवा है मैक्सोफॉर्म और एक है एंट्रोबायोफॉर्म। तो मैक्साफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोक्विनोल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और 3000 डॉक्टरों के सभी क्लिनिक में वो लिस्ट चिपका दी गई और सभी डॉक्टरों को कहा गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें। परिणाम ये हुआ, 1980 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 1984 तक आते आते स्वीडन के बाजार से सारी गैर जरूरी दवाएं बिकना बंद हो गई। एक चिकित्सक ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने सहयोगी चिकित्सकों को तैयार किया, उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाया, ज़्यादा सेंसिटाइज किया। इंटेलिजेंसी तो सभी चिकित्सकों में होती है, सेंसिटिविटी बढ़ने की बात है, संवेदनशीलता उनकी बढ़ती गई और एक दिन आकर उन्होंने संकल्प ले लिया। फिर उनका दूसरा संकल्प ये था कि हम 3000 डॉक्टरों का ये जो संगठन है, इस संगठन में आगे भी दूसरों को शामिल करते रहेंगे अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया, डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया, नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी, फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई। अब वो संस्था वहाँ काम करती है, उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्डिक कंट्रीज़ जो कहे जाते हैं, इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं कि एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और ख़तरनाक दवा उनके बाज़ार में बिक नहीं सकती, क्योंकि उसका वो प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं हैं। सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच दे के परेशान हो चुकी हैं, बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान वहाँ के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना, कमीशन देना बंद किया, वो तो आपकी कमाई कम हो गई। तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे, आशंका करते थे, अब वो भी भरोसा करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास अब ज़्यादा पहले से मरीज आने लगे। ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है। उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का, आपकी अपनी निजी आमदनी के बारे में बताइए, वो कहाँ पहुँची है। तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमदनी 3.5 गुनी बढ़ गई है
क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है, क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं। तो आसपास के 20, 22, 25 देशों में मेरी विजिट होती है और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को ज़रूरत है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं। हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है, हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है। बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की ज़रूरत है, बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करिए और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की, गैर जरूरी, बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं, और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे, डिस्करेज करेंगे। तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है, जिसमें हज़ारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं, ये एक झटके में टूट सकता है।